अच्छा, आप बताएं, मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है? अभी अभी मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर पहुंच रही है? मुझे लगता है अब आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था खिलजी डायनेस्टी। आप लोग खिलजी डायनेस्टी पढ़ रहे थे और खिलजियों ने भारत में क्या किया ये आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और उम्मीद करता हूं कि याद भी कर चुके होंगे। आज की क्लास में मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में कुछ और पॉइंट्स जो आपके लिए आवश्यक हैं वो जान लीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था और अलाउद्दीन खिलजी से पहले के कई शासकों के दरबार में वो रह चुका था। अमीर खुसरो के कुछ कार्य हैं, कुछ उसकी रचनाएं हैं जहां से आप लोगों से प्रश्न किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं बता चुका हूं, कुछ और बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था, पैरट ऑफ इंडिया या तुर्कुल्लाह। वह ऐसा व्यक्ति है जो खड़ी बोली का जनक था। उसने उर्दू भाषा बोलना शुरू किया। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया। आप ये सब पॉइंट नोट कर लेंगे। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया। अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम हुआ करता था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं और वो रचनाएं आप लोग नोट कर लेंगे। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आता है। अमीर खुसरो ने कई पुस्तकें लिखी थीं। इसमें मैंने एक तो आप लोगों से चर्चा की थी जिसमें सुलेमान और सैबा की कहानी लिखी गई है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की प्रेम कहानी कल्पना पर आधारित लिखी थी अमीर खुसरो ने। खजाइनुल फुतूह उस पुस्तक का नाम था। और मैंने कहा था इसी पुस्तक को आधार बना करके संजय लीला भंसाली जी एक मूवी बना रहे थे। ये अलग बात है कि राजस्थान के राजपूतों को, विशेष करके करड़ी सेना को, संजय लीला भंसाली का कार्य पसंद नहीं आया और करड़ी सेना ने संजय लीला भंसाली के साथ क्या किया था आप लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे। तो क्या है कि यहाँ पर अब अमीर खुसरो का जो कार्य है, जो पुस्तकें हैं, आप लोग उसे नोट कर लेंगे। अमीर खुसरो की पुस्तक देखिए कौन कौन सी पुस्तकें इसने लिखी हैं। तो अमीर खुसरो जो है इसकी कुछ पुस्तकें हैं और उसमें एक तो है खजाइनुल फुतूह जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था, खजाइनुल फुतूह। और इसमें सैबा, पद्मावती और ये सुलेमान, अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा है। एक पुस्तक है इसकी अमीर खुसरो की, इसका नाम है आशिका। एक पुस्तक है जिसका नाम है आशिका। तो आपसे पूछा जा सकता है आशिका पुस्तक किसने लिखी। और फिर नूह सिपीहर, सुपुह सिपीहर, इसके अलावा खमसा नाम की पुस्तक है, खमसा। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पुस्तक का नाम है तुगलकनामा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो घटना चक्र से प्रीवियस ईयर सॉल्व करते चल रहे हैं। जैसे जैसे मैं टॉपिक खत्म करता जा रहा हूं, कंप्लीट करता जा रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो साथ ही साथ घटना चक्र से प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। जितने लोग सॉल्व कर रहे हो यस लिखें, जितने लोग सॉल्व कर रहे हो यस लिखें। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बताइएगा। यस लिख करके तो आ रहा है पर लोगों को देख करके यस मत लिखिएगा। आप सभी लोगों को ठीक है। तो जितने लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए चल रहे हैं उनको ये पता चल गया होगा कि सारे स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं या बनते आ रहे हैं, 90% से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में होंगे आप। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। आप लोग 90% से ज्यादा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाते होंगे। तो आवश्यक होता है जो टॉपिक कोई भी टीचर पढ़ाए, साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक आप उसे देखिए। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी समझिए, जो टीचर पढ़ाए
वहीं तक खुद को सीमित मत रखिए। मुझे याद आ रहा है जिस समय अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शाम तक ही जयद्रथ का वध कर दूंगा, जयद्रथ ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के उनसे पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्या सिखा दिया अर्जुन को कि वो हम सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, सबसे बड़े धनुर्धर बन गए। हमने भी तो आपसे ही सीखा, हमें आपने क्यों नहीं सिखाया। अर्जुन को इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा सिखाया होगा। द्रोणाचार्य जी ने कहा बेटा सिखाया मैंने सबको बराबर था, लेकिन जो कुछ मैंने आपको सिखाया आपने उतने में संतोष कर लिया। अर्जुन ने संतोष नहीं किया, उन्होंने अपनी जानकारी हमेशा बढ़ाई और ऐसा जारी ही रखा। स्वर्गलोक तक जाकर के बहुत सारी शक्तियां वो लेकर के आए थे। तो आप लोगों को वो धनुष तीर वाली शक्ति तो नहीं चाहिए, ना ही हथियार चाहिए, लेकिन ज्ञान तो चाहिए। नए नए तर्क ढूंढ ढूंढ करके, नए नए पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिखिए, खुद को इम्प्रूव करते रहिए। पर ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि किस तरीके के पॉइंट्स आपको चाहिए, कमीशन किस तरह से क्वेश्चन आपसे करता है। तो जो टीचर पढ़ाएं, देखो तैयारी जो है वो आप ऐसे समझो, जो हम लोग पढ़ाते हैं, एक तो मैं लेक्चर दे रहा हूं, दूसरा जो मेरे लेक्चर को सुन करके आप नोट कर रहे हैं, यानी टीचर का लेक्चर प्लस क्लास नोट्स। इसके अलावा कोई न कोई स्टडी मटेरियल, जैसे कि हिस्ट्री पे कोई बुक हो गई एक, या प्रीवियस ईयर हो गया, तो टीचर का लेक्चर प्लस क्लास नोट्स प्लस स्टडी मटेरियल, इन तीन को मिला करके तब तैयारी होती है। और तीनों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये भी है कि आप नोट्स कितना अच्छा बना रहे हैं, और महत्वपूर्ण ये भी है कि आपके पास स्टडी मटेरियल कैसा है, कोई प्रामाणिक पुस्तक है कि नहीं, या कोई बाजार की पुस्तक आप ऐसे ही लेकर के चले आए जिसमें आधा तो गलत लिखा हो। तीनों का महत्व है, और तीनों का महत्व बराबर समझते हुए आप तैयारी करेंगे तो बेहतर स्थिति में खुद को पाएंगे। तो क्या है कि ऐसे में अमीर खुसरो ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, आप इन पुस्तकों का नाम याद कर लेंगे। जो प्रीवियस ईयर साथ ही साथ सॉल्व कर रहे होंगे उनको पता होगा कि यहां से प्रश्न बनते हैं और अच्छे प्रश्न बनते हैं। मैं आपसे घटना चक्र सॉल्व करने के लिए इसलिए भी बोलता हूं, होता यह है कि जैसे 3 साल पहले बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न, हो सकता है इस बार यूपी पीसीएस में आ जाए, इस बार यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न हो सकता है नेक्स्ट ईयर एमपी पीसीएस में आ जाए। ऐसा मैं सिर्फ संभावना नहीं कर रहा, ऐसा होता है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाती होगी। देखिए अंधेरे में तीर मत मारिएगा, सोच समझ कर सही दिशा में, वो कहते नहीं मछली की आंख दिखनी चाहिए आपको, अपने लक्ष्य को देखते हुए सही दिशा में सही तरीके से तैयारी करना है आपको। जितने पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाता गया हूं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, आपको इनकी कीमत पता होनी चाहिए। जो भी मैं आपको समझाता हूं, पढ़ाता हूं, लिखवाता हूं, इन सब का महत्व है। एक भी ऐसा पॉइंट मैं क्लास में नहीं बोलता जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या है कि अमीर खुसरो ने कुछ कार्य किए जिनके बारे में आप सबको मैंने समझा दिया, बता दिया। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के जो वंशज हैं उनका हस्र तो मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, वह शासक ऐसा शासक था जो दरबार में कभी कभी नग्न जाता था और खुद को खलीफा कहता था। तो यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है कि खुद को खलीफा कौन बोलता था, खुद को खलीफा कौन शासक बोलता था, कौन शासक दरबार में नग्न जाता था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद जो शासक बना उसका नाम नासरुद्दीन खुसरो शाह था। लास्ट क्लास में मैं ये भी समझा चुका था। नासरुद्दीन खुसरो शाह क्योंकि गुजराती हिंदू था और बाद में वो मुस्लिम बना, तो ऐसे में मुस्लिमों की सिंपैथी लेने के लिए, मुस्लिमों का भरोसा जीतने के लिए, ना सिर्फ उसने एक मुस्लिम सूफी संत को बहुत सारा सोना चांदी दिया, निजामुद्दीन औलिया को, जिससे उनका आशीर्वाद नासरुद्दीन खुसरो शाह पर बना रहे और मुस्लिम उसके सपोर्टर रहे। दूसरा, नासरुद्दीन खुसरो शाह ने खुद को पैगंबर का सेनापति कहा था, कमांडर ऑफ पैगंबर। इसका मतलब है कि पैगंबर का जो लक्ष्य है उसको नासरुद्दीन खुसरो शाह पूरा करेगा। बट इतना करने के बाद भी नासरुद्दीन खुसरो शाह अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाया, लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। कुछ ही दिन बाद एक कट्टर मुस्लिम सेनापति उस समय का गियासुद्दीन तुगलक, उसने क्या किया कि नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी, ये कहकर कि यह व्यक्ति क्योंकि पहले हिंदू था, हिंदू से मुस्लिम बना है, तो अभी भी हिंदुओं के प्रति इसमें सिंपैथी हो सकती है और ये शासक बनेगा तो ये मुस्लिमों के लिए बेहतर नहीं है।
जाहिर सी बात है, अभी मुस्लिम शासक विदेश से आते ही जा रहे थे भारत में, अभी बहुत समय नहीं हुआ था जब आक्रमण शुरू हुआ था। तो ऐसे में ये अपनों पर तो भरोसा कर सकते हैं, भारत के लोगों पर या भारत के ऐसे लोग जो इनके प्रति इमोशन दिखा रहे हो, अचानक से भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए मैं इससे आगे बढ़ता हूं, यहां तक तो आप लोगों को मैं समझा चुका हूं। इसके बाद जो है तुगलक वंश का शासन है, और तुगलक वंश का समय है 1320 टू 1414 एडी, 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश का जो संस्थापक हुआ करता था, तुगलक वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक, और गियासुद्दीन तुगलक का शासन काल है 1320 टू 1325, 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी। अच्छा, यह ऐसा व्यक्ति है, अभी आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी बर्बरता पूर्वक लोगों को मारता काटता था, एक प्रकार से तानाशाही, बलबन को आपने देखा तानाशाही। इस बार जो व्यक्ति शासक बना है इसने मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया, और इस मध्यम मार्ग को रस्मे मियान कहा जाता है। रस्मे मियान की पॉलिसी है, ये ध्यान से सुनते रहना, मेरा लेक्चर सुनो फिर पॉइंट्स नोट करो, आधा तो ऐसे याद हो जाएगा, शेष रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या है कि रस्मे मियान की पॉलिसी है, इसने मध्यम मार्ग अपनाया। यहाँ पर ऐसे समझिए, यह भी एक बूढ़ा व्यक्ति था, इसको भी लगता था कि बहुत मार काट मचाने का कोई मतलब नहीं है। और किस बात की मार काट मचाता? अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को लूट लूट करके खजाना भर रखा था दिल्ली में, एक बड़ा साम्राज्य था खिलजी वंश समाप्त होने के बाद तुगलकों के पास, तो ऑलरेडी जितना है इसके पास वही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको लगता था कि ज्यादा मार काट नहीं करनी है, आराम से शासन करना है, बस ये समझिए आराम पसंद व्यक्ति है, इसके पास पैसा बहुत है, आराम से खर्च कर सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना चाहता। तो इसने मध्यम मार्ग अपनाया। अब मध्यम मार्ग अपनाने से सेंस यहां पर यह है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो लूटे गए पैसे हैं उसका उपयोग करना शुरू किया। जो यूज इसने किया वो यूज ही किया या मिसयूज किया, ये आप लोग समझते रहिएगा। हुआ ये, इस व्यक्ति ने दिल्ली में नहरें खुदवाई, कैनाल्स। अब ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली में नहरें खुदवा रहा है। और नहरों से फायदा क्या होगा? आप जानते हैं पहले जब खेती करता था किसान तो बरसात के पानी पर निर्भर रहता था या तो नदियों के जल पर निर्भर था। नहरें खुदवाने का मतलब ये है कि नदियों से नहरें निकाल करके दूर तक लेके जाएगा ये, और दूर दराज के किसानों को सुविधा होगी। तो यह व्यक्ति किसानों के लिए बेहतर कार्य किया। अब ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो भारत के किसानों के बारे में सोच रहा है। ये अलग बात है, किसान अगर स्वस्थ रहे, अच्छी खेती करते रहे तो टैक्स तो शासक को ही मिलेगा, लेकिन कम से कम इतना समझ तो आए। अभी तक तो बस लोग तलवार लेकर के घूमते रहते थे, कहां किसको मार दिया जाए, किसको लूट लिया जाए। और जब तक किसी देश में आप लुटेरे बनकर रहेंगे आपका शासन अस्थायी नहीं हो सकता। और यही वजह है पूरा का पूरा कुतुबी वंश 4 साल में खत्म हो गया। यही वजह है कि आपने देखा इल्तुतमिश ने थोड़ा प्रयास किया था अपने आप को भारत में स्थापित करने का, बट इल्तुतमिश के बाद उसके वंशज बस आते और जाते गए। आपने देखा बलबन, कुछ ही वर्षों में बलबन उसके वंशज सारे समाप्त हो गए। खिलजियों ने भी मार काट मचाई तो 30 साल के अंदर कितने खिलजी शासक आए और चले गए। शासन में अस्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि कार्य ही ऐसा नहीं था जिससे अस्थायित्व था। तो यहां पर क्या है कि अब इस बार से गियासुद्दीन तुगलक कुछ अच्छा कर रहा है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत की। डाक व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस, जाहिर सी बात है सूचनाएं चाहता है, और सूचनाएं सिर्फ ऐसा नहीं गुप्तचर लगा दो सूचनाएं शासक को मिल जाएं, ऐसी गुप्तचर व्यवस्था तो बलबन ने भी बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी बनाया था। इसने जो डाक सिस्टम शुरू किया, इससे क्या होता है, अपनों की सूचनाएं अपनों तक पहुंचेंगी, ये भी एक प्रकार से जनता के लिए बेहतर है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने और पैसे का इस्तेमाल किया। अलाउद्दीन खिलजी इतना लूट करके गया था तो उसके बच्चों के काम तो आया नहीं, कम से कम गियासुद्दीन तुगलक उसका यूज कर रहा है। गियासुद्दीन तुगलक ने कई सारे निर्माण कार्य किए, जैसे इसने तुगलकाबाद शहर बसाया, यही दिल्ली में ही है, और तुगलकाबाद का किला भी बनवाया इसने, तुगलकाबाद का किला बनवाया। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है, बताइए तुगलकाबाद किले की
किले का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने करवाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक व्यवस्था क्या है? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जिसमें लेटर्स वगैरह, अब तो खैर ये सब सिस्टम खत्म ही हो रहा है। पहले डाक व्यवस्था का मतलब ये है कि लोगों के लिए बहुत बेहतर कार्य। कोई व्यक्ति शहर रहता है तो गांव का व्यक्ति अपने लोगों की हालचाल लेना चाहे या घर की हालचाल देना चाहे तो वो पत्र लिखता था, और पत्र जो है वो डाक में छोड़ा जाता था और फिर डाकिया उसको अलग अलग जगह पर पहुंचाता था। तो क्या है कि यहाँ पर डाक व्यवस्था इसने शुरू किया था, और जैसा कि मैंने बताया इसने तुगलकाबाद का किला बनवाया, तुगलकाबाद का शहर बसाया। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने 1321 में तेलंगाना पर आक्रमण किया। आप जानते हैं तेलंगाना पर आक्रमण पहले भी हो चुका था, अलाउद्दीन खिलजी भी कर चुका था। बस इसका विशेष कार्य यह है कि इसने तेलंगाना पर आक्रमण करने के बाद तेलंगाना की राजधानी का नाम बदल करके सुल्तानपुर रख दिया। सुल्तानपुर। वैसे उत्तर प्रदेश वाले सुल्तानपुर के बारे में जानते होंगे। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये आपके रायबरेली अमेठी के बगल है। तो संडे को भी क्लास चला था क्या? नहीं, संडे को हिस्ट्री की क्लास तो बेटा नहीं चली थी, और कोई सब्जेक्ट की क्लास रही हो तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है, इसने ये तेलंगाना की राजधानी का नाम बदल करके सुल्तानपुर रखा था। अच्छा, यह व्यक्ति जो है, जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये करौना तुर्क था। करौना तुर्क, गयासुद्दीन तुगलक। देखो जैसे ब्राह्मणों में कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, मिश्रा, दुबे, तिवारी, शुक्ला, इस तरीके से। ऐसे मुस्लिमों में कई प्रकार के मुस्लिम थे। अब उसमें जैसे एक मुस्लिम थे तुर्क, तुर्क मुस्लिम थे, अरबी मुस्लिम थे। तुर्कों में भी कई प्रकार के तुर्क थे, मुस्लिम सारे हैं पर कई प्रकार के तुर्क हैं। जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो करौना तुर्क है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये करौना तुर्क है। आप लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था, जो इल्तुतमिश था वो इलबारी तुर्क था, ये इलबारी तुर्क था। इस तरीके से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य करता रहा, छोटे मोटे कार्य करता रहा, इसके अलावा कुछ करने का सोचा भी नहीं। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारे तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आप लोग याद कर जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था और वह बेटा बहुत महत्वाकांक्षी था। वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। अब लाइफ में यदि कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ तूफानी टाइप का करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ पुत्र रहते हुए नहीं कर सकता, छोटा मोटा ऑफिसर रहते हुए नहीं कर सकता। हाँ, यदि सुल्तान बन जाए तो कुछ कर सकता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान का पद हासिल करके फिर अपना टैलेंट दिखाना शुरू किया था, सिकंदर बनने का स्वप्न पूरा करना चाहता था और उसकी तरफ अग्रसर भी हुआ, ऐसे ही यहाँ पर अब मोहम्मद बिन तुगलक कुछ करना चाहता है। कंडीशन वही है, पहले वाली ही। अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर जी को रास्ते से हटाया, पर इस बार मोहम्मद बिन तुगलक के अपने पिताजी सामने हैं। अब या तो मोहम्मद बिन तुगलक वेट करता कि पिताजी जब तक शासन करें करने दो, फिर जब सिंहासन खाली होगा तो मैं देखूंगा क्या कर सकता हूं, या तो पिताजी को समय से पहले ही ऊपर पहुंचा दे। ऐसा मैं नहीं करा, ये इसका अपना विचार है, ऐसा ये सोच रहा है, और इसने अपने पिताजी को स्वयं रास्ते से हटाने का सोच लिया। गयासुद्दीन तुगलक एक बार बंगाल में विद्रोह का दमन करने गए थे। मैं आपसे बता चुका हूं कि क्योंकि बंगाल दिल्ली से दूर पड़ता था, तो बार बार इस स्थिति का फायदा उठाते हुए बंगाल के लोग विद्रोह कर जाते थे। लगभग हर दिल्ली के शासक को बंगाल में जाना पड़ता था विद्रोह को दबाने के लिए। ये चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूं। तो यहाँ पर क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक गया था बंगाल, जब वहां से लौटने वाला था, अच्छा वो निजामुद्दीन औलिया ही हैं जिनको नासरुद्दीन खुसरो शाह ने बहुत पैसा देकर आशीर्वाद लिया था, वही जो हिंदू से मुस्लिम बना था, फिर खिलजी वंश के समय पर शासन किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से कह रहे थे कि हमको वो सारा पैसा लौटा दो,
जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने आपको दिया था। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह को तो जान से मार चुका हूं मैं, अब जो पैसा आपके पास है वो दे दो। निजामुद्दीन औलिया पैसा दे नहीं रहे थे। इस बार बंगाल से जब गियासुद्दीन तुगलक को दिल्ली आना था तो उसने ये मैसेज भिजवाया निजामुद्दीन औलिया के पास कि सारा पैसा वापस करो, मैं दिल्ली आ रहा हूं। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्त, हुजूर दिल्ली दूर है, पहले पहुंच के तो दिखाइए। अब मैं आपको कहानी नहीं बता रहा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक आ रहा था दिल्ली, इधर मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान किया गियासुद्दीन तुगलक के लिए कि गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचने से पहले ऊपर पहुंच जाए। जैसे महाभारत की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया गया था, आग लगा दो सब जल के वहीं भस्म हो जाएं। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ा अच्छा घर बनवाया, यही दिल्ली से थोड़ी दूरी पर। घर लकड़ी का बना हुआ था, बेहद खूबसूरत था, पर हकीकत यह थी कि 4 लोग मिलकर यदि उसको थोड़ा सा फोर्स कर देते, थोड़ा सा धक्का भी मार देते, वो घर उसी समय गिर जाता। बड़े बेहद खूबसूरत घर बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने गियासुद्दीन तुगलक से कहलवाया कि सर पिताजी मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, दिल्ली आप आ रहे हैं बड़े दिनों बाद। तो गियासुद्दीन तुगलक ने कहा बिल्कुल बेटा, बिल्कुल स्वागत करो। अब क्या हुआ कि गियासुद्दीन तुगलक को उसी महल में ठहराया गया, अच्छे से पार्टी चली, सबने खाया पिया। रात में जब गियासुद्दीन तुगलक सो रहा था तो उस घर को गिरा दिया गया और सुबह कुछ वर्ष के अपने बेटे महमूद को गोद में लिए हुए गियासुद्दीन तुगलक मरा हुआ पाया गया। 5 साल में ही गियासुद्दीन तुगलक का चैप्टर क्लोज करके, यानी कि उसकी हत्या करके, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंहासन प्राप्त किया। और अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह शासक बना है। और जैसा कि मैंने कहा लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। अब लाइफ में बड़ा करने के लिए क्या योजना है इसके पास, वो मैं आपको समझाने चल रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी के पास जो योजना थी वो तो आप जानते हैं, लोगों को लूट लूट करके पैसा इकट्ठा करो, फिर सेना बनाओ, फिर दुनिया जीतेंगे, वो उसकी अपनी योजना थी। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसी योजना नहीं बना सकता, उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, और व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होगा उतना हिंसा से दूर भागेगा। कुछ अपवाद हो तो उसको छोड़ दीजिए। यह व्यक्ति उस समय का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, फिलॉसफी दर्शन जैसे विषय में रुचि रखता था। ये बहुत कठिन विषय माना जाता है दर्शन शास्त्र। मैंने जब यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की थी तो उस समय पीटी में 1 ऑप्शनल, मेंस में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। मेरा मेंस में हिस्ट्री और फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट था। अच्छा, अभी आप तैयारी कर रहे हो दिल्ली, प्रयागराज या कहीं पर भी, आप कभी गांव जाइए तो गांव के बहुत सारे बुजुर्गों की आदत होती है कि आपसे पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो। कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत खुश होकर के बता देता है कि बाबा जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो बड़ी गहरी सांस लेते हैं और फिर बताना शुरू करते हैं कि बेटा बहुत कठिन एग्जाम होता है, बहुत कठिन। कई बार तो आपको ऐसा एहसास होगा कि यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन सामने ही बैठे हैं, भले उन्होंने सिलेबस ना देखा हो कभी यूपीएससी का, लेकिन उनके शब्दों में इतना वजन होता है कि जैसे लगता है कि सारा चांस इन्होंने इंटरव्यू फेस करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, सारा चांस देखा हुआ है, बड़ी मेहनत की है। ऐसे में कई बार बच्चों को निराश कर देते हैं। मुझसे भी पूछा करते थे लोग कि बताओ बेटा क्या कर रहे हो, तो मैं बोल देता था यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। एक बार एक जानकार बुजुर्ग मिल गए, उन्होंने कहा बेटा क्या सब्जेक्ट है ऑप्शनल में। मैंने कहा हिस्ट्री और फिलॉसफी। तो उन्होंने कहा बेटा फिलॉसफी मत पढ़ो, फिलॉसफी ज्यादा पढ़ने वाले ना वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले अगर कोई भी उनको निगेटिव बताए तो बात को सीरियसली नहीं लेते, लेना भी नहीं चाहिए। संयोग से कुछ दिन बाद एक और व्यक्ति हमको मिले, काफी उम्र थी उनकी भी, उन्होंने भी यही सेम लाइन दोहरा दी कि बेटा फिलॉसफी मत पढ़ो। फिर कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने और ऐसे बोल दिया। तो कुल मिला जुला के मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में कोई डिस्टर्ब हो जाता हो फिलॉसफी पढ़ने के बाद, तो मैं रिस्क क्यों लूं। मैंने फिलॉसफी सब्जेक्ट छोड़ दिया।
थोड़ा सा और अनुभव हुआ, जानकारी बढ़ी तो समझ में आया कि अगर ज्यादा पढ़ने से लोग मेंटली डिस्टर्ब होते होते तो पहले वैज्ञानिक मेंटली डिस्टर्ब हो जाते, जो कि बिल्कुल नहीं होते हैं। हकीकत तो ये है, पढ़ाई में मेहनत ना की जाए तब व्यक्ति कहीं न कहीं से बैलेंस नहीं सोचता। आप उसको डिस्टर्ब कहें तो कहें, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो और होशियार होगा, जानकार होगा। लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर मजाक करने के मूड में है, क्या बताना चाहते हैं? तो देखो, मजाक करने के मूड में भले ही हूं, लेकिन मैंने कहा था मैं क्लास में मजाक से भी मजाक नहीं करता। अगर आपको लगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, जोक कर रहा हूं, तो समझ जाना कि कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। तो क्या है कि यदि आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और सामने वाले ने उतनी पढ़ाई नहीं की है, तो जरूरी तो नहीं कि आपको समझ जाए। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। आप सोचिए, लाखों लोगों की भीड़ में कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, तो आप ये उम्मीद मत करना कि लाखों लोग उसको विद्वान कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की बात वो करेगा वो लाखों लोगों को समझ में नहीं आएगी और लाखों लोग मिलकर के कहेंगे पागल है ये इंसान। भले ही मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान, भले ही यह व्यक्ति फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड था, भले ही यह व्यक्ति पहला ऐसा मुस्लिम रूलर है भारत में, पहला ऐसा मुस्लिम सुल्तान है जो हिंदुओं के होली के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता था, हिंदुओं के होली के त्योहार में सम्मिलित होता था। ध्यान से सुनते रहना, यहां से प्रश्न बनते हैं। वैसे मेरा लेक्चर ध्यान से सुनते रहो, याद होता चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, यह ऐसा व्यक्ति है कि हिंदुओं के होली के त्योहार में सम्मिलित होता था। तो चलो, पहला ऐसा व्यक्ति है जो भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों को अपना समझ रहा है। भाई, शासक को तो सारी प्रजा को अपना समझना होता है। अगर आप पूरी प्रजा के शासक नहीं हैं तो आप कुछ लोगों के शासक हुए, तो फिर कितने दिन तक शासक रहोगे आप? आपसे नफरत करने वाले बहुत होंगे, आपको जान से मारने का प्रयास करने वाले भी फिर बहुत हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे कार्य अच्छे किए अभी तक जो मैंने बताए, पर ये हमें अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग सकता है, उस समय के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब अच्छा नहीं लगा तो जिसका कार्य अच्छा ना लगे उसके बारे में लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं आप समझ सकते होंगे। तो इसके बारे में भी कमेंट है, इसकी उपाधियां हैं, टाइटल। कुछ लोग इसे कहते थे पूरा पागल है ये। मेरे द्वारा बोला गया एक एक सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने एग्जाम हॉल में होता है। अब ये मैं कहानी नहीं बता रहा, पूछा जाता है पूरा पागल किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। कुछ लोग थोड़ी सिंपैथी दिखा देते थे कि नहीं नहीं भाई जाने दो, ये पूरा पागल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग काम करता है इसका। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, आधा पागल तो है, यही सही। इसका दूसरा टाइटल है आधा पागल, फुल मैड, हाफ मैड, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, विरोधी तत्वों का मिश्रण। कुछ लोग कहते थे दिमाग में इसके उल्टा सीधा मिक्स हो गया है, ये कुछ समझ ही नहीं पाता क्या कर रहा है। हकीकत ये है कि लोग नहीं समझ पाते थे कि ये क्या कर रहा है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत दूरदर्शी था। इसकी कुछ नीतियां, इसके कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसकी वजह से लोग इसे रक्त का प्यासा कहते थे, रक्त पिपासु। इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हाँ बिल्कुल, किसी ने लिखा है, आकांक्षा जी, हाँ ये पढ़ा लिखा पागल भी कहलाता था, पढ़ा लिखा पागल। तो कुल मिला जुला के पागल है ये, किसी प्रकार से पागल सिद्ध कर दो चाहे जैसे। तो ऐसे में क्या है कि कुछ लोग इसको रक्त का प्यासा कहते थे। इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता था, धनवानों का राजकुमार। अभी सेंटेंस सुनते जाओ, अभी मैं सिद्ध करूंगा ऐसा क्यों, फिर आपको सब याद हो जाएगा। इसको धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता था, इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता था। इसका एक और टाइटल है उलूग खान, उलूग खान। तो जैसा कि मैंने कहा, वैसे इसके बचपन का नाम जौना खान था। उलूग खान पर अभी आता हूं मैं। इसके बचपन का नाम जौना खान था। इसको दुनिया का खान भी कहा जाता था। तो ये कुछ टाइटल तो चलो सम्मानजनक हैं, दुनिया का खान कहा जाता था। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, ये मैंने आपको बताया। दर्शन शास्त्र जैसे सब्जेक्ट में रुचि रखता था, ये भी मैंने बताया। हिंदुओं के होली के त्योहार में सम्मिलित होता था। ये सब बातें तो अच्छी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसकी उपाधि है पूरा पागल, आधा पागल, विरोधी तत्वों का मिश्रण और उलूग खान। इससे पहले उलूग खान की उपाधि 3 लोगों ने ले रखी थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है।
उलूग खान की उपाधि 3 लोगों ने ले रखी थी। उसमें से एक उलूग खान था बलबन। बलबन 3 क्या मतलब उलूग खान की उपाधि जिसके जिसके पास थी उसे देखिए आप। एक तो बलबन उलूग खान कहा जाता था, दूसरा व्यक्ति है अलमास बेग। अलमास बेग को भी उलूग खान कहा जाता था, और तीसरा व्यक्ति ये है मोहम्मद बिन तुगलक। ये 3 लोग हैं जिन्होंने उलूग खान की उपाधि ले रखी थी। एक टाइटल था उस समय का उलूग खान, क्यों कैसे दिया जाता था इस पर मत जाइए। अब उलूग खान उपाधि थी इसकी। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक को उस समय के लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से समझा। तो ऐसे में क्या है कि उलूग खान की उपाधि पर तो चर्चा हो गई। अब आप मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों को समझिए, कार्यों को समझिए। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हो तो एक बार यस लिख दें। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, और कॉन्सेप्ट की थोड़ा सत्ता में जाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा डीप में जाकर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जितने लोग मेंटली प्रेजेंट होकर मुझे सुन रहे हैं एक बार यस लिख दें तेजी के साथ। बढ़िया, सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, वो योजनाएं एक पढ़ा लिखा सुल्तान ही बना सकता था। बहुत दूरदर्शिता दिखाई थी इसने अपनी योजनाएं बनाने में। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको लगा कि क्यों ना मैं पूरे भारत पर कंट्रोल करूं। अभी लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर अगर पूरे भारत पे कंट्रोल करना चाहता है कोई तो साउथ में कैपिटल क्यों नहीं बना लेता। मैंने कहा था कि दिल्ली जो है उससे बहुत दूर पड़ता था साउथ इंडिया, तो दिल्ली में बैठकर साउथ पर कंट्रोल करना असंभव था। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कैपिटल को सेंटर में लेके चले जाओ, थोड़ा सा साउथ में लेके चले जाओ, वहां से नॉर्थ भी कंट्रोल कर लो, साउथ भी। अब आप पढ़े लिखे हैं, दूरदर्शी हैं, आप इस बात को सोच पाए, लेकिन जो आपने आज सोचा, सोच करके देखिए हजारों साल पहले मोहम्मद बिन तुगलक वो सोच चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान बनाया कि क्यों ना इंडिया का जो कैपिटल है या हमारे द्वारा जो क्षेत्र जीता गया जिस पर हमें कंट्रोल करना है, उसका कैपिटल जो है वो हम सेंटर में क्यों ना बनाते हैं, जहां से हम अपने पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत दूरदर्शी व्यक्ति है, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति है, सही सोचा। अब क्या किया क्या नहीं अभी समझाऊंगा मैं। इसका जो दूसरा कार्य है, इसका जो दूसरा कार्य है मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका जो दूसरा कार्य है वो ये था जो इसने करने का सोचा। इसको लगा, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि क्यों ना एक कार्य करते हैं, क्यों ना एक कार्य किया जाए। भारत के ज्यादातर हिस्से पे तो हमारा कंट्रोल है, पर कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी इनकम और बढ़े, हमारी शक्ति और बढ़े। क्या आप में से कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है कि यदि पूरा भारत इसके कंट्रोल में आ जाए, और अच्छा खासा टैक्स तो ये लोग ले ही रहे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा क्या कर सकता है कि इसकी शक्ति और बढ़ जाए। अब मुझे आप लोगों से कमेंट चाहिए, यह ऐसा क्या कर सकता था पूरे भारत पर कंट्रोल करने के बाद कि इसकी शक्ति और बढ़ जाती। कमेंट करके बताएं। देखता हूं कौन मेंटली प्रेजेंट रहते हुए मेरा लेक्चर सुन रहा है। एक बच्चे ने लिखा है दोआब में टैक्स इंक्रीज। नहीं, टैक्स को तो छोड़ ही दीजिए, भारत में ये टैक्स लेगा, ज्यादा लेगा, कहीं से भी ले, वो सब तो छोड़िए। क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे करके शासक अपनी शक्ति बढ़ा सकता था, अपनी इनकम बढ़ा सकता था? रोहन जी लिख रहे हैं कि एम्पायर बढ़ा ले। एक बात बताइए, अगर साम्राज्य बढ़ाने से नो डाउट की पावर बढ़ जाती, लेकिन साम्राज्य कहां बढ़ा के ले जाए? भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो इतने रिच नहीं थे कि उस पर कंट्रोल करने का भारत को फायदा होता। जैसे अफगानिस्तान की तरफ जाओ आप, पर क्या मतलब है, रेगिस्तानी क्षेत्र था, वहां के लोगों के पास ज्यादा इनकम भी नहीं थी। अगर वो अपने देश में सुखी होते तो बार बार भारत में क्यों घुसते? बट फिर भी एक ऑप्शन जरूर है साम्राज्य बढ़ाने का, तो ये तो किया जा सकता है।
पर यहां तो बात मार काट की हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक वो कार्य तो करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या कोई पढ़े लिखो वाला भी तरीका है आपके पास? अगर आज की सरकार को आपको सुझाव देना है कि देश की इनकम बढ़ाने के लिए कोई सुझाव दीजिए, कैसे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रोथ करे, तो आप क्या सुझाव देंगे? बेटा नहरें तो पहले खुदवाई जा चुकी हैं, सेना बढ़ा दे। वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सेना बहुत बड़ी बनाई थी, बाकी कुछ तो ये भी बढ़ा देगा। कुछ पढ़े लिखों वाला तरीका बताइए। एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, बिल्कुल, ये प्रखर श्रीवास्तव जी, यह व्यक्ति दुनिया के साथ बिजनेस कर सकता था। आज भी भारत जैसे देश डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर है हमारा? बिजनेस पर। वो दौर अलग था जब दुनिया को लूट करके लोग इनकम बढ़ाने का सोचते थे, दुनिया को जीत करके उस पर शासन करने के बाद अपनी शक्ति बढ़ा पाते थे। अब तो देखिए छोटे छोटे देश इजराइल, जापान बिजनेस कर करके कितने ताकतवर बने हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को लगता था यदि मैं दुनिया के साथ बिजनेस करूं, भारत का बिजनेस दुनिया के साथ अच्छा हो, हमारी इनकम और ताकत बढ़ जाएगी। अब सोचिए, पढ़ा लिखा सुल्तान था और उसी प्रकार से सोच रहा था। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूं, भारत आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध देश था, संसाधन के मामले में बहुत समृद्ध देश था, और भारत की यही समृद्धि दुनिया के कई क्षेत्र के लोगों को बेटा आकर्षित करती थी। भारत में खाने का, पीने का, पहनने का बहुत ऐसा संसाधन था जो दुनिया वालों के पास नहीं था। भारत में कॉटन होता था, सूती कपड़ा जिससे बनता है, भारत में सिल्क होता था जिससे रेशम का कपड़ा बनता है, भारत में मसाला होता था, बहुत कुछ था भारत में, जिसको प्राप्त करने के लिए दुनिया के लोग भारत आते थे और भारत से ये सामान खरीदते थे, बदले में सोना चांदी देते थे। भारत सोने की चिड़िया बन चुका था, ऐसा बहुत पहले से होता था। अब सोचो, अगर भारत व्यापार को बढ़ावा दे तो जितनी इनकम हो रही है भारत को, उससे ज्यादा हो सकती है। उस समय की बात बता रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा क्यों ना हम दुनिया के साथ बिजनेस करें और हमारी इनकम और ताकत बढ़ जाएगी। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे सटीक है, ऐसा सोच रहा है। एक और कार्य इसने किया। आप मुझे और एक प्रश्न का उत्तर दें। यदि आप चाहते हैं कि आप दुनिया से भारी मात्रा में सामान खरीदें, हथियार खरीदें, अभी आपको अमेरिका से फाइटर प्लेन मंगाना हो और भारत सरकार अमेरिका से फाइटर प्लेन ले, बदले में अमेरिका को क्या देना पड़ेगा? ये कमेंट करके बताइए। आप लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, तभी आगे का लेक्चर समझ पाएंगे। अभी तो आप लोगों को समझने के लिए तैयार कर रहा हूं मैं, फिर मोहम्मद बिन तुगलक को समझाऊंगा। मुझे बताएं आप लोग कि हाँ बिल्कुल, देखिए कमेंट आने शुरू हो गए आपके। मुद्रा, डॉलर, करेंसी सब एक ही बात। गोल्ड, बेटा वैसे गोल्ड दिया जा सकता है, लेकिन गोल्ड तब दिया जाता था जब करेंसी नहीं थी, तो कोई तरीका नहीं था। अब तो डॉलर है, पाउंड है, जगह जगह अलग अलग देश की अपनी अपनी करेंसी है, और भारत सरकार के पास भी डॉलर जो है बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और इसलिए होता है कि किसी देश से कुछ सामान खरीदा जाए तो डॉलर में पेमेंट हो सके, इसीलिए ऐसा होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पेमेंट जो है वो गोल्ड में होता था। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि क्यों ना मैं खूब सारा सोना चांदी इकट्ठा करके रखूं, जो है उतना तो ठीक है, और भी सोना चांदी इकट्ठा करके रखूं, जिससे दुनिया के साथ व्यापार करने में हमें कोई परेशानी ना हो। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कुछ सोचा, बेहतर सोचा, दूरदर्शिता दिखा रहा है सोचने के मामले में। लेकिन देखो, सोचना एक बात है, उसे कार्यान्वित करना अलग बात है। आप सपने बहुत बड़े देखो, पर दिन रात सोते रहो तो क्या फर्क पड़ेगा? सपने तो अपने आप नहीं पूरे हो जाएंगे। आप अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, किस तरह से मेहनत करते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं अच्छी हैं, पर उन योजनाओं को सही ढंग से वो लागू कर पाया कि नहीं कर पाया, करवा पाया कि नहीं करवा पाया, इस पर विचार कर लिया जाए।
तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने दिल्ली का शासक बनने के बाद राजधानी ट्रांसफर करने का सोचा, राजधानी स्थानांतरित करने का सोचा। और इसने राजधानी स्थानांतरित करने का जो विचार किया, वो कहाँ राजधानी को लेकर के जाना चाहता है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। राजधानी लेकर के कहाँ जाना चाहता है, इस बात पर भी थोड़ा सा आप विचार कर ले, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या किया इसने। मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहला कार्य है शासक बनने के बाद, इसने राजधानी स्थानांतरित करने का प्लान किया। और राजधानी स्थानांतरित करके जहां पर ले जाने का प्रयास किया, 1327 या 1326 के समय की बात है, इस व्यक्ति ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी, अथवा देवगिरी को ही बच्चों दौलताबाद कहा जाता था, दौलताबाद, तो देवगिरी अथवा दौलताबाद स्थानांतरित करने का सोचा, स्थानांतरित करने का सोचा। तो यह व्यक्ति देवगिरी अथवा दौलताबाद कैपिटल लेके जाना चाहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं देवगिरी उस समय किस स्टेट में पड़ता था, या आज के किस स्टेट में देवगिरी की लोकेशन पड़ सकती है? देवगिरी अथवा दौलताबाद कैपिटल ले जाएगा। मुझे आप लोग बताएं कि जो देवगिरी है वो किस स्टेट में पड़ सकती थी, आज के किस राज्य में, वर्तमान समय में किस राज्य में देवगिरी होगा? महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र में। अब आप लोग ध्यान से देखें जो कुछ मैं आपको समझाने चल रहा हूं, यह व्यक्ति दिल्ली से कैपिटल लेके जाना चाहता है महाराष्ट्र। अब आप लोग समझने का प्रयास करें, महाराष्ट्र से साउथ इंडिया पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, महाराष्ट्र से भी नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल किया जा सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात पास पास था, यही गुजरात से पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। अभी देखें आप, सोच करके देखो, महाराष्ट्र से मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा है बार बार पाकिस्तान क्षेत्र की तरफ से, इधर से मंगोल आक्रमण को भी रोका जा सकता है। महाराष्ट्र से ईस्ट की तरफ भी कंट्रोल किया जा सकता है। महाराष्ट्र का जो देवगिरी है वो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के केंद्र में पड़ता, लगभग केंद्र में पड़ता। ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि देवगिरी को हम कैपिटल बना लेते हैं, राजधानी। इस व्यक्ति ने दिल्ली वालों से कहा कि हम कैपिटल स्थानांतरित कर रहे हैं, अब हम चलेंगे देवगिरी या दौलताबाद। अब जो लोग दिल्ली में रहते थे, जिनका मन लग चुका था यहाँ पर, कोई अपना घर छोड़ करके नई जगह क्यों सेट होना चाहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा क्योंकि ये सरकारी आदेश है तो अब चलना तो पड़ेगा, राजधानी स्थानांतरित होगी। अब उस समय पर कोई बुलेट ट्रेन तो चलती नहीं थी कि तुरंत सब लोगों को वहां भेज दिया जाता या प्लेन वगैरह की सुविधा होती। खैर बुलेट ट्रेन तो अभी तक नहीं चली है, बट कोई स्पेशल ट्रेन भी तो नहीं थी कि लोगों को भेजा जाता, ना प्लेन की सुविधा थी। पैदल सामान ले लेकर के दिल्ली से बहुत सारे लोग निकले महाराष्ट्र के लिए। रास्ते में इतनी कठिनाइयां आई, जगह जगह पर अलग मौसम था, कई प्रकार की बीमारियों से, थकान से, कमजोरी से बहुत सारे बच्चे बूढ़े बीमार मर गए। मोहम्मद बिन तुगलक जब राजधानी देवगिरी लेकर के गया तो इसको भी प्रॉब्लम होती थी, है ना? यहाँ सारे लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को शिफ्ट किया, हाँ यही है, तो सारे लोग को नहीं। यहाँ पर क्या है कि देवगिरी जो है, मोहम्मद बिन तुगलक को भी वहां प्रॉब्लम होती थी। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक को यही दिल्ली के बगल यमुना नदी, और यमुना नदी का पानी पीने की आदत थी इसे। देवगिरी का पानी इसको अच्छा नहीं लगता था। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दिल्ली के पास से पानी जाता था, और इतना फास्ट जाता था जैसे एक घुड़सवार दिल्ली से पानी लेके चला और खूब स्पीड में दौड़ता गया। जहां पर घोड़ा उसका लगता कि थक जाएगा, वहां पहले से ही एक ऊंचाई पर व्यक्ति खड़ा होता था, वो सिग्नल दे देता था दूसरे घुड़सवार को कि अलर्ट रहो। फिर दूसरा घुड़सवार पानी लेके उतनी ही तेजी के साथ दौड़ता, और बहुत कम समय में दिल्ली से पानी पहुंचा दिया जाता था देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ज्यादा समस्या नहीं है, लोगों को तो थी, बहुत सारे लोग मर गए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने कुछ दिन बाद अपने लोगों से पूछवाया
पता कराया कि पता करो अब लोग सुखी हैं जो दिल्ली से आए हैं दौलताबाद। अधिकारियों ने कहा सर पूछो मत, ऐसा ऐसा कमेंट है कि ना हम बता सकते हैं ना आप सुन सकते हो, लोग बहुत नाराज हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा इतना ही नाराज हैं तो मैं फिर योजना अपनी बदल रहा हूं, अब फिर से जो पुराना मेरा कार्य था उसे खत्म करो, अब फिर से कैपिटल चेंज करके ले चलो देवगिरी से दिल्ली। लोगों ने कहा पागल है ये दौड़ा दौड़ा के हमें मार डालेगा। अरे कोई मजाक है क्या कि दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दिल्ली, इतनी दूरी पर पड़ता था दिल्ली से देवगिरी। तो बहुत सारे लोग मर गए, यही कारण है इस व्यक्ति को रक्त पिपासु कहा गया है। मतलब लोगों को जैसे ये रक्त पीना चाहता है, ये मार डालना चाहता है लोगों को। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से इसको पागल कहा गया। अब इसका दूसरा कार्य देखो, इसने सोचा कि क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो भारत में ऑलरेडी मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, इसको और टैक्स चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने कहा पता करो भारत में सबसे अच्छी खेती कहां होती है, जहां के लोगों की इनकम ज्यादा हो, उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाए। पता चला कि बगल में ये गंगा यमुना का जो दोआब है उत्तर प्रदेश की तरफ, यहाँ के लोग खेती बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, आज तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कृषि में, पूरे देश में ले लो तो सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश का है। ऐसे में क्या है कि इसने कहा जो गंगा यमुना का दोआब है, गंगा यमुना दोनों नदियों के बीच का उपजाऊ एरिया, गंगा यमुना के दोआब में टैक्स बढ़ा दो। संयोग देखो, जिस समय पर टैक्स बढ़ा उस समय पर यहां अकाल आया हुआ था, फेमिन, लोग खाने के लिए मर रहे थे, लोग खाने के लिए मर रहे थे। अच्छा, अनुज जी लिख रहे हैं इसको भी लोगों की बद्दुआ लगेगी। बिल्कुल, आप लोग समझने लग गए हैं अब, मुझे भी और मेरा लेक्चर भी, बिल्कुल बद्दुआ तो लगेगी ही। तो यहाँ पर क्या है कि अब उस समय पर गंगा यमुना दोआब में अकाल आया हुआ था, खेती अच्छी हुई नहीं थी, लोग खाने के लिए मर रहे थे। अब लोगों को इंतजार था कि सुल्तान मदद भेजेगा। सुल्तान ने आदेश भेजा कि टैक्स बढ़ा दो इस बार। लोगों ने कहा नहीं, सच में पागल है ये, सही सुना इसके बारे में, कोई पागल ही ऐसा कर सकता है। पर मैं आपको बताऊं, मोहम्मद बिन तुगलक की गलती यहां पर नहीं थी, इसके अधिकारियों ने मोहम्मद बिन तुगलक तक सही सूचना पहुंचाई ही नहीं। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पता ही नहीं था कि यहां पर अकाल आया हुआ है। अब गलती अधिकारियों की, और दोषी बन गया मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा होता है। मुझे याद आ रहा है बहुत पहले भारत में केंद्र में एक सरकार हुआ करती थी, और उस सरकार ने भारत में जनसंख्या नियंत्रण करना चाहा। बहुत दूरदर्शितापूर्ण निर्णय था, क्योंकि पता था कि देश में जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही तो बाद में संसाधनों पर बोझ बढ़ जाएगा, बड़ी समस्या हो जाएगी देश में। अब आदेश ये हुआ कि जिनके 2 बच्चे हों उसके बाद उनका ऑपरेशन वगैरह करवा करके किसी तरीके से जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। पर हुआ ये कि उस समय के शुरुआत में जो टीम होती थी ऐसा करने वाली, उन्होंने लापरवाही की। बाद में जब सरकार का दबाव बढ़ा तो वो टीम जो है, आज भी गांव के कई बुजुर्ग बताते हैं कि लोग निकलते थे रास्ते में, जो भी मिल जाता, 17-18 साल का बच्चा, नहीं मैं क्लियर नहीं जानता, ऐसा सुन रखा है बस, कि बच्चे से लेके बूढ़े तक पकड़ करके लोगों का ऑपरेशन कर दिया जाता। कितने ऐसे लोग का ऑपरेशन हो गया जिनकी शादी तक नहीं हुई थी, बेचारों की बाद में भी शादी नहीं हुई, और बाद में ये कार्य जो है वो सरकार पर भारी पड़ गया। उस समय की सरकार इस कार्य के बाद बहुत बुरी तरीके से हारी थी, और उसके बाद से आज तक मुझे लगता है केंद्र की कोई भी सरकार ऐसा करने का पता नहीं सोचा नहीं कि साहस नहीं जुटा पाई, मैं नहीं कह सकता, पर दोबारा ऐसा किसी ने किया भी नहीं, जबकि करना चाहिए था। चाइना भारत से थोड़ा सा बड़ा देश है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं जितनी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना की, उसकी योजनाएं सही समय पे लागू होती हैं। भारत देश में थोड़ा सा समस्या है इन सब मामलों में। तो बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं मेरी तरह, उनका भी पाला कुछ बुजुर्गों से पड़ा होगा, और उनको भी ये जनसंख्या नियंत्रण करने की जो योजना थी उसके बारे में पता होगा।
हाँ, बहुत सारी कहानियां मैंने भी सुनी है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ऐसे में इसको फिर पागल करार दिया गया। गलती इसकी नहीं थी, इसके अधिकारियों की थी। अब आप इसका तीसरा कार्य देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक, सोच करके देखो आप लोग, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा समझिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, सोचो अगर अपने समय पर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया होता और वो भी बोल देता कि आज रात 12 बजे के बाद से सारे सोने के सिक्के चलन के बाहर। अब सोच करके देखो, यदि वो ऐसा कर देता तो सारे सोने के सिक्के बेकार। मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय का जो सोने का सिक्का चलता था उसको चलन से बाहर कर दिया और फिर उस सिक्के के बदले इसने तांबा अथवा पीतल का नया सिक्का जारी किया, सांकेतिक मुद्रा। मतलब एक सोने के सिक्के में यदि आपको एक पेन मिलती तो चांदी के, ये तांबे अथवा पीतल के सिक्के में भी यही पेन मिलेगी। वो सांकेतिक मुद्रा है, टोकन करेंसी। अब अभी जब नोटबंदी का जो है लागू हुई थी तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता था इस बात पर भी कि बहुत घरों में बहुत सारी जो महिलाएं थी जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा था। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि घर में किसी ने कहा पैसा चाहिए, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत आवश्यकता थी फिर भी पैसा नहीं दिया। अब जब नोटबंदी का कानून आया तो अगर पैसा पास में रखा जाता तो बेकार हो जाता। अब पैसे को बैंक से चेंज करना था और फिर वो पैसा निकालना पड़ा और ये साबित हो गया कि इनके पास पैसा था, इनको, इन्होंने जरूरत पर हमें नहीं दिया था। तो कई बार तो घर में ही लोगों के बीच में तनाव बढ़ गया। इसके समय में आप कल्पना करके देखो कि सोने का सिक्का इसने बंद कर दिया, बदले में तांबे पीतल के सिक्के जारी किए। अब लोग सोने के सिक्के इसको दे करके या उस समय की सरकार को दे करके बदले में तांबा पीतल का सिक्का प्राप्त करेंगे। अब सोच करके देखो, सारा सोना इसके पास पहुंच जाएगा कि नहीं, लोगों के हाथ में तांबा पीतल आ जाएगा। मतलब गजब की योजनाएं हैं। अलाउद्दीन खिलजी को जो सोना चांदी जा जा करके जगह जगह लूटना पड़ा, एक झटके में ये अपने खजाने में मंगवा लेगा। पर इसको पता नहीं था कि ये जिस देश में था भी उस देश का नाम भारत है और भारत में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो बिना कुछ किए अपने टैलेंट से आय का जरिया खोज निकालते हैं। मेहनत से ज्यादा भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है, क्या कर दिया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बिना मेहनत के। तो इसके समय में भी ऐसे महारथी भरे पड़े थे, ऐसे महापुरुषों की कमी थोड़े नहीं थी। भारत में उस समय पर तांबे और पीतल के बर्तन हिंदुओं के घरों में बहुत होते थे। तांबे पीतल के बर्तनों में ही लोग खाना खाते थे, पानी पीते थे। अब जल्दबाजी में जो इसने करेंसी लाई थी उस समय पर, टोकन करेंसी, उसकी डिजाइन कुछ खास नहीं थी। तो भारत के जो ज्यादातर हिंदू लोग थे उन्होंने क्या किया, अपना टैलेंट दिखा दिया। कुल मिला जुला के हिंदुओं ने उस समय के एक बार सिक्का देखा, फिर उसकी डिजाइन देखी, फिर अपना टैलेंट दिखा दिया। बस ये समझ लो भारत का हर घर आरबीआई बन गया उस समय पर। जिसको देखो वही रात भर में बैठकर सिक्के बना रहा होता था, बर्तन काट काट करके उसी के सिक्के बना डाले। अब इतना सिक्का हो गया भारत में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था कि हिस्ट्री समझने के लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करते हुए आप पढ़ोगे, तब जाकर के बातों को समझ पाओगे, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी। ये मैंने कहा था, एक एक सब्जेक्ट अलग अलग नहीं जो है समझा जा सकता। तो यहाँ पर क्या है कि सामान कम हो और सिक्का ज्यादा हो जाए, करेंसी ज्यादा हो जाए, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अर्थव्यवस्था चौपट होती हुई नजर आई इसे। ऐसे में इसने फिर फैसला किया, इसने कहा एक काम करो, अब जो टोकन करेंसी है उसे खत्म करो और सारे लोगों से कह दो कि तांबे पीतल वाला सिक्का वापस करें, सोने वाला लेके जाएं। आप लोगों शुरू किए, क्योंकि इस बार तो तांबा, पहले सोने का सिक्का देकर के तांबा पीतल मिला था, इस बार तांबे पीतल का सिक्का देने पे सोने का सिक्का मिल रहा था। भारत में डबल स्पीड से लोगों ने सिक्का बनाना शुरू किया, डबल स्पीड से।
अब सोच करके देखिए कितना सोना इसके खजाने से उस समय की जनता लेकर के गई होगी। ये भारतीयों की प्रतिभा थी, ये उस समय समझ नहीं पाया। इस समय का एक इतिहासकार था बर्नी। बर्नी लिखता है कि भारत का हर हिंदू का घर टकसाल हो गया, उसके यहाँ मुद्रा बनती थी। तो इतना सोना चांदी इस बार जनता ले गई इसके खजाने से कि लोग इसको धनवानों का राजकुमार कहा करते थे। राजकुमार कहते थे धनवानों का, प्रिंस ऑफ मनी ईयर्स। पर कुल मिला जुला के फिर से पागल सिद्ध हुआ यह व्यक्ति फिर से पागल सिद्ध हुआ। अच्छा, आप यह भी जानते हैं कि बार बार इसके समय में या इससे पहले भी जो भी शासक रहे थे उनके ऊपर बार बार अफगानिस्तान साइड से मंगोल आक्रमण करते थे। मंगोलों का बड़ा विशाल साम्राज्य था। चंगेज खान नाम का जो मंगोल था उसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। तो मंगोल ताकतवर थे, अब पड़ोस में थे तो भारत की समृद्धि दुनिया के लोगों को आकर्षित करती थी। मंगोल भी आकर्षित थे, बार बार भारत पर आक्रमण हो रहा था। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर एक आक्रमणकारी ने आक्रमण किया जिसका नाम हुआ करता था अलाउद्दीन तर्मासिरीन। ही वाज मंगोल लीडर, ये मंगोल नेता है अलाउद्दीन तर्मासिरीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन तर्मासिरीन को हरा दिया, पर इस बार अलाउद्दीन तर्मासिरीन को बैठाया गया और अलाउद्दीन तर्मासिरीन से ये कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कि भाई एक बात बताओ, तो जब देखो तब आप लोग बस मुंह उठाए भारत में घुस जाते हो, चाहते क्या हो? अगर साम्राज्य बनाना है तो हमसे हाथ मिलाओ, दोनों भाई मिलकर इस बार उधर इराक, ईरान, सीरिया तक चल करके जीत लेंगे, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे, कुछ आपका कुछ हमारा। आज तक सारे मुस्लिम शासक अफगानिस्तान साइड से भारत में घुसते थे। यह ऐसा व्यक्ति है जो अफगानिस्तान होते हुए आगे बढ़ते हुए और बहुत विशाल साम्राज्य बनाना चाहता है। इराक, ईरान, सीरिया तक सब इसका होता, बल्कि यूं कह दूं मैं भारत का हो जाता। जिस प्रकार से प्लान ये कर रहा है, अलाउद्दीन तर्मासिरीन भी तैयार हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 लाख की सेना बना डाली और पूरी सेना को 1 साल की एडवांस में सैलरी भी दे दी और सबसे कह दिया कि मेहनत करते रहो, बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, जैसे बोलूंगा अटैक अटैक कर देना है। पहली बार भारत से सेनाएं बहुत दूर जाने वाली हैं जीतने के लिए, खैर पहले भी जा चुकी थी, पर इस बार बहुत बड़ी सेना जाने वाली है। 3 लाख की सेना बना करके 1 साल की एडवांस सैलरी देने की हैसियत मोहम्मद बिन तुगलक के पास ही हो सकती थी। और ऐसा क्यों हो गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लूटा हुआ सोना अभी भी इसके पास है, दिल्ली के सुल्तानों के पास है। संयोग देखिए, अलाउद्दीन तर्मासिरीन गया अपने घर और वहां से इसने मैसेज भिजवाया कि सर हमारा मूड नहीं है, अब मैं लड़ना नहीं चाहता, ये जो आपका हमारा प्लान था मैं उससे पीछे हट रहा हूं। बेचारा मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता अकेले, इसने 3 लाख की जो सेना बनाई थी उनको छुट्टी दे दी कि जाओ भाई लोग दूसरा काम तलाश लो, अब हमारे पास कोई आपके योग्य काम नहीं है, हम आपको सेना में नहीं रख सकते, हमें जरूरत ही नहीं है। अब सरकारी नौकरी दे करके तुरंत किसी से सरकारी नौकरी छीन लो 2-4 महीने बाद, और सोच करके देखो उसके दिमाग की क्या दशा होगी। वो 3 लाख लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए और जगह जगह पर मारपीट करके लूटपाट करने लग गए, मारपीट लूटपाट करने लग गए। भारत की जनता कहने लगी कि एक अकेले पागल ने 3 लाख पागलों को पहले ट्रेंड किया और फिर छोड़ दिया, अब लूट हम लोग रहे हैं। एक बार पुनः मोहम्मद बिन तुगलक पागल सिद्ध हुआ, एक बार फिर से यह व्यक्ति पागल सिद्ध हुआ। तो कहने का आशय यह है कि देखो क्या है, कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है तो वो दूरदर्शी भी होता है और उसके निर्णय बैलेंस होते हैं। कोई व्यक्ति जो एक बहुत ताकतवर सुल्तान के घर जन्मा, जरूरी नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो। आप लोग मेरा संकेत समझ पाए तो समझिए, ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। बहुत अभाव से निकले थे, अब ये अब्दुल कलाम जी बहुत अभाव से निकले थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज भी देखिए कई बुजुर्ग नेता हैं जिन्होंने, कोई पहले किसान था, कोई बहुत अभाव में रहा था, लेकिन मेहनत और अनुभव दोनों से लोग आगे बढ़ते गए, उनमें योग्यता बहुत होती थी। गियासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ऑलरेडी पहले से बहुत रिच था, नो डाउट पढ़ा लिखा था, लेकिन जमीनी स्तर की सोच नहीं थी। योजनाएं बनाया अच्छी,
पर उसका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं कर पाया। योजनाएं बनाया अच्छी, लेकिन लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसके बारे में इसका अनुमान सही नहीं था। अब इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्यों मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं सफल नहीं हुई? तो यहां पर क्या है, ऐसे में इसकी यह योजना भी असफल रही। कुल मिला जुला के लास्ट तक मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जो कुछ हुआ, आप उसे दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ भारत के क्षेत्रों पर अटैक करके उन पर कंट्रोल भी किया था, और वो ऐसे क्षेत्र थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं जीता था, बल्कि जीत ही नहीं पाया था। पंजाब साइड में नगर कोट नाम का एक क्षेत्र था, अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार अटैक किया उस पर, जीत नहीं पाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता। अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक हिमाचल प्रदेश की तरफ गया अटैक करने, वहां पर भी विजय हासिल किया। ना सिर्फ इसने नए नए क्षेत्रों को जीता, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित क्षेत्रों पर भी कंट्रोल किया। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य अब तक के दिल्ली के सारे सुल्तानों में सबसे बड़ा था। कहने का आशय यह है, यह व्यक्ति ना सिर्फ सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, बल्कि सबसे बड़े साम्राज्य का शासक था। अब तक के जितने सुल्तान आपने पढ़े, बहुत विशाल साम्राज्य था इसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। पर क्या मतलब है, समझता कोई नहीं था इसे। सर अमील और वली की पोस्ट भी बता दीजिए। सब बताऊंगा, ये सब विभाग हैं बेटा, और मैं ये सब बताऊंगा। मंत्रिमंडल बेकार रहे होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो था ही। ऑफिसर जो थे इसके वो ढंग से काम नहीं कर पाए, शासक ही पागल था। अच्छा नहीं, शासक उतना पागल नहीं था जितना लोगों का सपोर्ट नहीं मिला और इसकी योजनाएं असफल हो गई। शासक बुद्धिमान है, पर जब तक अधिकारी साथ ना दें तब तक शासक अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई समझ नहीं पाया, एक व्यक्ति इसको समझा था। 1333 ईस्वी में अफ्रीका से चलकर एक व्यक्ति भारत आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। ये बगल में जूता वाले नहीं, जो आप लोगों ने गाना सुना होगा। बहुत बड़े विद्वान, मोरक्को जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वहां से भारत आने वाला बहुत बड़ा विद्वान इब्न बतूता। कई भाषाओं का ज्ञाता था वो। अब एक विद्वान ही दूसरे विद्वान को समझ सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता ने समझा, और परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया, यानी आज के हिसाब से बोलूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय का मुख्य न्यायाधीश। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कई गांव दिए, कई नौकर दिए, आराम से वो यहां रह सकता था। और इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन भेजा था कि जाओ चीन की सरकार से बात करो, भारत और चीन के व्यापारिक संबंध सुधर जाएं। मैंने कहा था ना, ये दूरदर्शी व्यक्ति था। इब्न बतूता ने एक किताब लिखी है, रेहला, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, अपनी आत्मकथा। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका से लेकर के भारत तक की जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किस किताब में मिलती है, तो रेहला में मिलेगी। इब्न बतूता अफ्रीका से लेकर भारत तक जो कुछ देखा था वो अपनी पुस्तक में लिखा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 3 विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे, एक का नाम था बर्नी, दूसरे का ईसामी, तीसरे का इब्न बतूता। मैं अभी चर्चा करूंगा। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग को और बता दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। कितने लोग मेंटली प्रेजेंट होकर मुझे सुन रहे हैं? एक बार यस लिखें। कितने लोग मेंटली प्रेजेंट होकर मुझे सुन रहे हैं? यस लिखे, मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं, बहुत बढ़िया, सारे लोग मेंटली प्रेजेंट है। देखिए हुआ क्या, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक साउथ इंडिया में अपना कैपिटल नहीं बना पाया, तो इसकी राजधानी इसके साम्राज्य के केंद्र में नहीं है। अब राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली से साउथ इंडिया कंट्रोल करके रखना कठिन कार्य था। मैं पहले बताता आ रहा हूं, पहले से ही बताता आ रहा हूं। और अब देखिए प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर दो हिंदू भाई हुआ करते थे, उनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, इन दोनों को पकड़ करके कुछ लोगों ने मुस्लिम बना दिया था। दोनों भाई थे, तो दोनों को पकड़ करके मुस्लिम बना दिया गया जबरन। फिर इन दोनों को कुछ हिंदू ब्राह्मण मिले, विद्वान, और इनको पकड़ करके फिर से हिंदू बना दिया गया। तो ये बेचारे बड़े परेशान थे, कभी मुस्लिम बनने में, कभी हिंदू बनने में। तो इस बार इन लोगों ने साउथ इंडिया में एक ऐसा उद्देश्य बनाया जिससे इनकी शक्ति बढ़ जाती, और दोनों भाइयों ने मिलकर के साउथ में एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस साम्राज्य का नाम है विजयनगर। विजयनगर, इसकी राजधानी हम्पी थी। आज भी कर्नाटका साइड में हम्पी के अवशेष हैं, प्रश्न भी पूछा गया है। हम्पी इसकी राजधानी थी, हम्पी। तो क्या हुआ कि हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य खड़ा किया। और इसी समय की बात है, 1336 ईस्वी में ऐसा हुआ था। 1336 में, मोहम्मद बिन तुगलक का ही टाइम है। 1347 की बात है, एक व्यक्ति हुआ करता था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अथवा हसन गंगू। ये बहमन शाह है, बहमन शाह अथवा हसन गंगू। और बहमन शाह ने भी एक साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ये बड़े ही ताकतवर साम्राज्य हैं साउथ इंडिया के। एक हिंदू साम्राज्य है, दूसरा मुस्लिम साम्राज्य। अपने बनने से लेकर के सैकड़ों साल तक दोनों साम्राज्य में युद्ध होगा। ये बहमनी साम्राज्य 1485 ईस्वी में वास्को डिगामा के भारत आने से कुछ वर्ष पूर्व ही टूटा था। कई भागों में बहमनी के कई भाग थे, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, सब आपस में लड़ रहे थे। ऊपर से विजयनगर से इनकी दुश्मनी थी। इसी बात का फायदा उठा करके साउथ इंडिया में अल्बुकर्क ने गोवा छीना था। बहमनी के ही एक टूटे हुए पार्ट बीजापुर से पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने गोवा छीना था, इनकी आपस की लड़ाइयों का फायदा उठाकर। क्योंकि उसी समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे, जो बड़े पावरफुल थे। लेकिन कृष्णदेव राय ने कोई विरोध नहीं किया पुर्तगालियों का, क्योंकि पुर्तगाली बहमनी साम्राज्य के लोगों से लड़ रहे थे, जो कि पहले से ही कृष्णदेव राय और विजयनगर का दुश्मन था। मैं अभी आपको ये पढ़ा नहीं रहा, एक संकेत दे रहा हूं। ये दोनों ताकतवर साम्राज्य हैं। कल को इनकी लड़ाई का फायदा कुछ अन्य विदेशी उठाएंगे, क्योंकि ये लड़ रहे होंगे। और यहीं पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि क्योंकि ये साउथ इंडिया में दो नए साम्राज्य बने हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में से इन्होंने अपने साम्राज्य को बनाया है, तो ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक का क्षेत्र कम हुआ कि नहीं हुआ। जो मोहम्मद बिन तुगलक भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का शासक था अब तक, अब उसका साम्राज्य छोटा होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साउथ इंडिया में यह व्यक्ति अपना कैपिटल नहीं बना पाया। ये बात मैं आपसे पहले भी कह रहा था, अभी मैंने आपको याद दिला दिया। तो क्या है कि ऐसे आपको समझना पड़ता है, एक एक पॉइंट में दिमाग मत लगाइए। जब कुछ पढ़ रहे हो तो उससे पहले क्या हो चुका है, आगे क्या हो सकता है, जब इस तरह से आप पढ़ोगे, इस तरह से समझोगे, तब ऑफिसर बनने के लिए जिस समझ की आवश्यकता होती है वो आप में आएगी। और जिस दिन आपका लेवल उठ गया, कमीशन की डिमांड के अनुरूप आपने तैयारी कर ली, उस दिन सिलेक्शन लेने में आपको टाइम नहीं लगेगा। इसी टारगेट के तहत हम लोग पढ़ाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आप लोगों को भी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहां से कमजोर पड़ने लग गया। कुछ और पॉइंट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्या हुआ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा वो, अच्छा इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। इतनी बात समझ में आई या कोई समस्या है? बहुत बढ़िया विक्रांत जी, सर नोट्स ऑलरेडी, बहुत बढ़िया ही तो चाहिए। वाइस इशू, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच पा रही है? मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है, एक बार कमेंट करें। मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही हो तो एक बार यस लिख दें।
कुछ लोग लिख रहे हैं थोड़ी दिक्कत है। अब बताएं, अभी मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है आप सब तक? आप सभी तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? अब कमेंट करके बताएं। सर तुर्क और अरब का कहां तक फैला हुआ था? अच्छा, ये तो आपको सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में देखना पड़ेगा कहां तक थे। वैसे अरब जो है उसके अगल बगल का क्षेत्र अरबियों के पास था, और इधर अफगानिस्तान से निकल जाइए और थोड़ा वेस्ट तक तो ये सब तुर्कों का एरिया था। बहुत जगह पर मंगोल बसे हुए थे। चलिए, कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो अभी सही हो जाएगा वॉइस में। आप लोग बताएं, यहां तो कोई डाउट? जो देता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वह समर्थन का शब्द हो या मदद करने में। तुषार यादव जी, बहुत बढ़िया। लोग लिख रहे हैं थोड़ी दिक्कत है। आपका पढ़ाया मध्यकालीन इतिहास बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है सर। इतिहास में नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान पूर्वक मेरा लेक्चर सुनते हैं तो सब समझ जाएंगे। उलूक क्या होता है, उस समय का टाइटल था ये। उस समय जैसे आज भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं लोगों को, टाइटल दिए जाते हैं, उपाधियां, कुछ ऐसा ही है। हल्की सी आवाज फंस रही, सही हो जाएगा। थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा। नो कंफ्यूजन सर। सर एक बार टोकन करेंसी समझा दीजिए। जैसे क्या होता है, कई बार आप अभी दिल्ली में आए कभी आप, और मेट्रो का सफर करना हो तो आप पैसा दें, तो बदले में आपको एक टोकन दिया जाता है। उसका मूल्य भी उसी पैसे के बराबर होता है जो पैसा आप दिए होते हैं, और उसी टोकन से आप जितनी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं कर पाते हैं। सांकेतिक मुद्रा, अगर 10 रुपए के बराबर का सोने का सिक्का है तो वो लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक आपको तांबे का सिक्का दे देगा, और वह भी एक सांकेतिक मुद्रा हो गई कि ये 10 रुपए के बराबर के ही मूल्य। आज की भी मुद्रा को आप सांकेतिक मुद्रा ही कर सकते हैं। अब 1000 की नोट होती है तो उस पर लिखा होता है कि हाँ 1000 इसका मूल्य है, और इस तरीके से तो एक सांकेतिक मुद्रा है, हाँ उसका मूल्य वास्तव में इतना है। अब भारत सरकार के पास या आरबीआई के पास लेके जाएंगे तो उसका उतना ही मूल्य देगी वो। तो इस तरीके से है सांकेतिक मुद्रा। अनुज जी लिख रहे हैं सर इतिहास में मुझे शून्य जानकारी है, इतिहास की शुरुआत किस बुक से करें? सबसे पहले तो मेरा लेक्चर कंटिन्यू सुने, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। शुरुआत वैसे अगर शुरुआत की बात आप करें तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। फिर मेरा लेक्चर सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कुछ एक्स्ट्रा आप फैक्ट्स चाहते हो तो किरण कंपटीशन की बुक ले लीजिए, वो बेहतर होगा। तुगलक के समय टैक्स सिस्टम के बारे में सर बता दें। बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में एक शासक को पढ़ाऊंगा मैं, और उसका टैक्स सिस्टम आप देखोगे तो सारा टैक्स सिस्टम इन लोग का समझ जाओगे। कागज का सिक्का कौन बनाया था? कागज का सिक्का बेटा, पेपर वगैरह वैसे भारत में सबसे पहले पेपर की शुरुआत मुस्लिम शासकों ने ही की थी, या मुस्लिम कह सकते हैं। इनके आने के बाद ही भारत में पेपर का यूज होना शुरू हुआ, लेकिन पेपर करेंसी अभी आगे आएगी, यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक तो बस सोने चांदी तांबे इन्हीं सबके सिक्के थे। अच्छा, गैताकूब खान, एक बच्चे लिख रहे हैं गैताकूब खान ने कागज का सिक्का। देखो क्या है कि एक शासक हुआ करता था गैताकूब खान, एक कुबलाई खान। दो लोग मोहम्मद बिन तुगलक के पहले सांकेतिक मुद्रा चला चुके थे। चीन का शासक कुबलाई खान और ईरान साइड का शासक गैताकूब खान, दो लोगों ने पहले इस प्रकार का सिक्का चला था, सांकेतिक सिक्का। ये सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सर हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बता दीजिए, कौन सी बुक पढ़ें? बेटा ऑप्शनल तो बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। ऑप्शनल के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इस समय पर आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्रा के ले सकते हैं, और मेडिवल में आप इरफान हबीब को पढ़ सकते हैं, अच्छा लिखा गया है। एंशिएंट में झा श्रीमाली को पढ़ सकते हैं, वहां से आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की बुक पढ़िए, उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? बेटा ये
जो नेक्स्ट शासक लाएगा मैं पढ़ाऊंगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से कोई डाउट हो तो बताएं, मैं डाउट पूछ रहा हूं, ये सब तो मैं समझा दूंगा। मैंने कहा है ना, सही समय आने पर सबके बारे में आपको बताया जाएगा। आवाज फंस रही है। चलिए ठीक है, आप लोगों के ज्यादातर कमेंट मैंने ले लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के एग्रीकल्चर के बारे में, हाँ बिल्कुल, अभी मोहम्मद बिन तुगलक को पूरा नहीं समझाया मैंने, अभी कुछ और समझाना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर में कुछ कार्य किया था। अब सुनते जाइए, कुछ नए पॉइंट्स हो तो नोट करते जाइएगा। वैसे एग्रीकल्चर के लिए उसने दीवाने अमीर को ही डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने अमीर को ही विभाग। मैं सल्तनत काल समाप्त करूंगा तो पूरा इनका विभाग, इनका मंत्रिमंडल, इनके कार्य सब बताऊंगा, इनकी बिल्डिंग्स। अभी कुछ जो मैं बता रहा हूँ शासक के बारे में है, विभागों के बारे में नहीं। बट फिर भी देखिए, इसने 1329 में सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, तांबा अथवा पीतल का, ये मैंने बता दिया। एक बार देखते जाओ क्या मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो तुषार जी धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या है कि अब एक बार देखते जाओ क्या क्या मैंने आपको बताया। इससे पहले खुरासान के शासक गैताकू खान और चीन के शासक कुबलाई खान ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, ये मैंने अभी आपको बताया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कुबलाई खान सफल रहा था, यानी चाइना का जो शासक था कुबलाई खान, ये सफल रहा था। ना तो मोहम्मद बिन तुगलक सफल रहा सांकेतिक मुद्रा चलाने में, ना ही गैताकू खान, ये कुबलाई खान सफल रहा था। गंगा यमुना दोआब में कर में वृद्धि की मोहम्मद बिन तुगलक ने। रिवाइज करने के लिए फैक्ट्स बोल रहा हूँ, जो कुछ आपने पढ़ा एक बार फिर से सुनते रहिए। हाँ बिल्कुल, हिंदू सम्राट जी जब ऑनलाइन क्लास खुलेगा, ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो बनारस जरूर आऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि मंगोल नेता अलाउद्दीन तर्मासिरिन ने भारत पर आक्रमण किया था, ये पॉइंट आपने पढ़ा। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया, ये भी आपने पढ़ा। 1337 में कराचिल अथवा कराजल पर आक्रमण किया, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता। और इन्हीं सबको जीत करके इसने एक विशाल साम्राज्य बनाया, इसका साम्राज्य खिलजियों से बहुत बड़ा था। ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बताया, सुनते रहो सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट है काम्पिल राज्य पर इसने आक्रमण किया था। वहीं से हरिहर और बुक्का को प्राप्त किया। फिर इन दोनों भाइयों को मुस्लिम बना दिया गया, बाद में दोनों हिंदू बन गए। 1336 में हरिहर और बुक्का ने दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये पॉइंट भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने आप सभी को समझाया। दीवाने को ही किसने एस्टेब्लिश, अब दीवाने अमीर को ही है बेटा, सुमन शर्मा जी, दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक का ही कृषि विभाग था। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने या हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। एक बात और ध्यान देना, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अथवा हसन गंगू, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है और तीन अलग अलग प्रकार से प्रश्न इस पर बनाए हैं। एक बार प्रश्न बना बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, ऑप्शन में था अलाउद्दीन हसन। दूसरी बार पूछा बहमनी साम्राज्य का फाउंडर, बहमनी एम्पायर का फाउंडर, ऑप्शन में था बहमन शाह। तीसरी बार बहमनी साम्राज्य का संस्थापक तो हसन गंगू। इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक जो है के शासन काल में सर्वाधिक विद्रोह हुए, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो विद्रोह के बाद ही तो स्वतंत्र राज्य स्थापित हो रहे हैं। सबसे बड़ा साम्राज्य इसका था, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान यही था, सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी के समय में हुए। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुए थे? सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमणकारी किस शासक के समय में भारत आए थे? जरा कमेंट करके बताएं। जब सर्वाधिक पर ही प्रश्न बन रहा है, बिल्कुल खिलजी बेटा, खिलजी तो बहुत सारे हैं। अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनते हैं, याद भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, ये तो मैंने आपको बताया ही है। इसके समय में 3 विद्वान थे, मैंने चर्चा किया था आपसे। एक तो बर्नी है, इसकी पुस्तक याद कर लीजिए, तारीख ए फिरोज शाही। आपसे पूछा जा सकता है कि तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है?
दूसरी पुस्तक है इसामी, इसको लिखा था फुतुह उस सलातीन, इसने लिखा फुतुह उस सलातीन। तीसरा है इब्न बतूता, और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला, इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। ये भी आप लोगों को याद करना है, मैंने बोला भी था, यहाँ पर आपको याद दिला दे रहा हूँ। इब्न बतूता नाम का यह व्यक्ति 1333 ईस्वी में मोरक्को यानी कि अफ्रीका से भारत आया था, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन भेजा था। ये भी आप लोगों ने सुना, समझा भी। इब्न बतूता ने अपनी आत्मकथा रेहला नाम से लिखी, ये पॉइंट भी आप लोग सुन चुके, सुनते जाइए, याद हो जाएगा। एक पॉइंट है 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये विजयनगर बहमनी के बीच हुआ था, उसमें विजयनगर ध्वस्त हो गया, ये आगे भी आप लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके कुछ निर्माण कार्य हैं, और उसमें है आदिलाबाद का किला बनवाया इसने, जहां पनाह नगर बनवाया, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया, स्वयं का मकबरा बनवाया, स्वयं का मकबरा, सतपलाह बांध और विजयी मंडल बनवाया। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां से अच्छे प्रश्न आते हैं। इस व्यक्ति ने आदिलाबाद का किला, जहां पनाह नगर, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, स्वयं अपना मकबरा, सतपलाह बांध और विजयी मंडल का इसने निर्माण करवाया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये सब किसने बनवाया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन सारे कार्यों के बाद मर गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो कहते हैं कि उस समय पर सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। इसके कार्यों से लोग बहुत त्रस्त थे। सुमन शर्मा जी का कमेंट है कि सर बुक्स की लैंग्वेज पूछी जाती है। बिल्कुल, कुछ बुक्स की लैंग्वेज जरूर पूछी जाती है। जैसे देखो, इब्न बतूता की रेहला अरबी में है, इससे पहले भी आप लोगों को मैंने चचनामा पुस्तक बताई थी, वो भी अरबी में है ना। और ज्यादातर पुस्तकें इन मुस्लिम शासकों की लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी थी, तो बहुत सारी पुस्तकें फारसी में होती थी। चचनामा शुरू में अरबी में लिखा गया, लेकिन बाद में उसको भी फारसी भाषा में करा दिया गया। तो इस तरीके की जो महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोग को बता दिया करूंगा, जिनके बारे में पूछा जाता है, तो ये अरबी भाषा में है। जैसे कि चचनामा अरबी भाषा में, रेहला अरबी भाषा में, बाकी कुछ पुस्तकें इनकी फारसी भाषा में होती, ज्यादातर पुस्तकें फारसी भाषा में। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल, बहुत सारी पुस्तकें संस्कृत से भी फारसी में लिखी गई हैं। इसके बाद जो है, अब नेक्स्ट शासक जो आप लोग पढ़ेंगे वो होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है, इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के ये कुछ कार्य रहे। अब कुछ पूछना हो तो बताएं, अब बताइए। आप लोगों को मैंने समझा दिया, सारे पॉइंट्स बता दिए, एक बार रिवाइज भी करा दिया क्या क्या आपने पढ़ा। अब कोई डाउट हो तो आप बता दें, क्योंकि नेक्स्ट शासक पढ़ाने का टाइम तो नहीं है, अभी उतना समय नहीं बचा। यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। काजी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का काजी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बनाया था। अनुज सिंह जी कोई डाउट नहीं, बढ़िया। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना हार गई थी, हाँ विजयनगर की सेना हारी थी। उसी के बाद विजयनगर को ध्वस्त कर दिया गया था, और बाद में विजयनगर के ध्वंसावशेषों पर मैसूर राज्य बना था। वही मैसूर राज्य जिसके शासक टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता था, वही मैसूर राज्य है जहां हैदर अली टीपू सुल्तान ने मिलकर अंग्रेजों को कई बार हराया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो आपने बुक बताई है सर ऑप्शनल के लिए, हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, ये पुस्तकें हिंदी मीडियम में उपलब्ध हैं, हिंदी मीडियम में उपलब्ध हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री में बीएल ग्रोवर की भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। बाकी एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12, ये पूरी एनसीईआरटी, साथ ही साथ जिन पुस्तकों का नाम मैंने लिया, इतना आपको पढ़ना है। उलूग खान की उपाधि कितने लोगों को दी गई थी? यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें उलूग खान कहा जाता था, बलबन, अलमास बेग, मोहम्मद बिन तुगलक। तकावी ऋण क्या होता था? मोहम्मद बिन तुगलक तकावी ऋण किसानों को देता था। ये अग्रिम ऋण था, जैसे अभी किसानों को खेती करने से पहले जो है सरकार पैसा दे देती है, लोन,
कृषि ऋण ऐसे एक तकावी या सौंदर्य ऋण था। अच्छा, चलिए तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक। ज्यादातर आपके डाउट मैं ले चुका हूं, कुछ और डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता देना। आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।